नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिका एरन। सबसे पहले किसान बुलेटिन की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं एक नजर। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के केंद्र के कृषि अध्यादेश लागू न होने के दावे पर विवाद। मंडी बोर्ड 20 अगस्त को जारी कर चुका है अध्यादेशों के काम करने का आदेश। किसानों ने मांगी सफाई। यूपी से उत्तराखंड तक गन्ने का भुगतान न मिलने से किसान परेशान। रुड़की में गन्ना समिति के गेट पर किसानों ने जड़ा ताला। बागपत में पंचायत कर भुगतान करने के लिए दिया 1 हफ्ते का समय। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी बढ़ी यूरिया की किल्लत। 1 बोरी यूरिया के लिए कई दिनों तक लाइन में लगने को मजबूर किसान। अधिकारी कर रहे हैं यूरिया की कमी होने से इनकार। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खराब फसलों ने निकाले किसानों के आंसू। आगर मालवा में मुआवजे के लिए कलेक्ट्रेट पर किसानों का प्रदर्शन। मदद न मिलने पर कांग्रेस ने दी आंदोलन करने की चेतावनी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, गन्ना किसानों का हाल एक जैसा ही है। दोनों ही जगहों पर किसानों को अपने गन्ने का बकाया भुगतान नहीं मिल पा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर रुड़की और बागपत की ये 2 तस्वीरें हैं। रुड़की में भुगतान न मिलने से नाराज किसानों ने गन्ना समिति के गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। वहीं बागपत में गन्ना किसानों ने पंचायत करके चीनी मिल को 1 हफ्ते में बकाया भुगतान चुकाने की चेतावनी दी। बागपत की किनौनी शुगर मिल पर किसानों का आधा भुगतान बकाया है, जो 300 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं रुड़की में किसानों का कहना है कि चीनी मिल से पैसा मिलने के बावजूद गन्ना समिति उसका भुगतान नहीं कर रही है। इससे उन्हें आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। पेमेंट की तो इतनी समस्या है जी, जो हम बिजली का बिल नहीं भर सकते, हम कोई शादी नहीं कर सकते, हम स्कूल में फीस जमा नहीं कर सकते बच्चों की। तो सारी समस्या है। बिना पैसे के यहाँ कुछ नहीं हो रहा। अब हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा और इसके अलावा हमारे डरों कोई रास्ता नहीं है। इसमें हमने ये निर्णय लिया और ये तो हमारा पैसा ये 8 दिन के अंदर हमारे पैसा दे, नहीं तो हम तो जी भूख हड़ताल पे बैठेंगे। लोग परेशान कर रहे हैं हमें। हमारे हर बालक एक दिन हम पूरा परिवार भूख हड़ताल करेगा जी। किनौनी मिल का एक परिवार में तो नहीं, एक पूरा परिवार। किसान के चक्कर वो अपने खेत में काम करे जी। हाँ, इनके जिनके चक्कर काटे नो बताओ, ये तनख्वाह कहीं के ले रहे, जब मिल वाला पेमेंट भेज दे वो फिर हम क्यों ले जाए? हम नौकर लग रहेगा जिनके। कुछ दिन में दें, कभी कुछ भी नहीं रहा। अंदर पैसे भेजे वो नीचे डाटा बैंक वाला इन लोगों को दुखी रखे हैं करके। पहले मिल वाला दे भी दे, फिर ये रोक को रखे हैं। आज कागज नहीं बने, आज बने। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब तक कुल 33 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इससे मरने वालों का आंकड़ा 60,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। ऐसे में वो कौन सी मजबूरी है जो किसानों को अपनी जिंदगी यूं दांव पर लगाने नहीं रोक पा रही है? लाइन में बने रहने की जद्दोजहद, ये धक्का मुक्की और पुरुषों के साथ गुत्थम गुत्था होती महिलाएं। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग की शर्त को तार तार करती भीड़ की ये तस्वीरें मुफ्त राशन या खैरात बंटने के मौके की नहीं है, बल्कि यूरिया के लिए मची मारामारी की है, जो मध्य प्रदेश के सतना से आई है। यूरिया ना मिलने से नाराज किसानों ने बुधवार को सतना जिले में हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि 1 बोरी यूरिया के लिए कई दिन तक लाइनों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। बड़े बड़े लोग 50 बोरी लेके चले गए। 1 बोरी खाद लेना है, सिर्फ 1 बोरी के लिए सुबह 6 बजे से खड़े। शेर लोग सब ट्राली लेकर चले जाते हैं। 4 दिन से परेशान है और हमारे साथ कम से कम 100 लोग हैं। तो जाम क्यों लगाए आप? जाम इसलिए लगाए, यूरिया नहीं दे रहे हैं, रखे हैं, दे नहीं रहे। सहकारी समितियों पर यूरिया का बंदरबाट और इसकी कालाबाजारी होने के आरोप लग रहे हैं। किसानों की माने तो 270 रुपए की यूरिया 500 रुपए में खरीदनी पड़ रही है। इस बीच नरसिंहपुर जिले में 22 लोगों को 900 टन यूरिया बांटे जाने का मामला सामने आया है।
जबकि एक किसान को ज्यादा से ज्यादा 5 बोरी यूरिया ही मिल सकती है। सुनिए और क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं। यार यहाँ रखी हुई है मगर 500 रुपए में रात को बेच लेते हैं और दिन के सुबह से आप देख रहे हैं इतने आदमी कैसे आ गए हैं। 500 रुपए खाद दे रहे हैं, 500 रुपए देते हैं। मैंने 15 दिन पहले 400 रुपए में ले लिया था। खाद बंद है, परसवाही में भी है खाद, यहाँ भी है। बताइए मैं बिना खाए पिए बिहार नदी के किनारे बजवाही गांव के पास मऊहट से आया हूँ। एक बोरी में होता क्या है बताइए? एक बोरी में कुछ नहीं होता। हमको चाहिए आधार कार्ड में 2 बोरी। ये मैडम है तो एक बोरी देती है, बस हो गया। किसानों की इन तमाम परेशानियों और शिकायतों के जवाब में सुनिए कृषि विभाग के अधिकारी कैसे दावे कर रहे हैं। 3200 मीट्रिक टन यूरिया जो है सहकारिता में गया हुआ है और 1200 मीट्रिक टन यूरिया जो है अभी प्राइवेट में गया हुआ है और अभी भी रेक लगी हुई जा रही है। यूरिया की कोई कमी नहीं है। हाँ, जहाँ काला बाजारी का सवाल है तो काला बाजारी के हमारा स्टाफ पूरा लगा हुआ है। कहीं भी कोई शिकायत होती है तुरंत इसकी जाँच होती है। केंद्र और शिवराज सरकार पर्याप्त यूरिया उपलब्ध होने के दावे कर रही है। अगर ये दावा सही है तो आखिर किसानों को यूरिया क्यों नहीं मिल पा रही है? अगर किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिली और फसल का नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई कौन करेगा? एमपी के सतना से मृदुल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में सोयाबीन उगाने वाले किसानों पर चौतरफा मार पड़ रही है। पहले बारिश में देरी से किसानों को 2 बार बुआई करनी पड़ी, जिससे लागत बढ़ गई और अब कीट पतंगे और रोग फसल को चौपट कर रहे हैं। किसानों के सामने अब एक ही रास्ता बचा है कि सरकार से कुछ मदद मिले, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? देखिए ये रिपोर्ट। 10,000 का सोयाबीन मन केला वाला तब नहीं उगा, फिर 10,000 का मैंने बोल नहीं नवाया तो खड़ी नहीं लागी। मान कुंवर का ये दर्द सोयाबीन की बर्बाद फसल और इससे पैदा हुई रोजी रोटी की चिंता की गवाही दे रहा है। मध्य प्रदेश में इस साल सोयाबीन किसानों की कहानी मान कुंवर से जुदा नहीं है। पहले कम बारिश की मार और अब कीट पतंगों ने सोयाबीन उगाने वाले किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। फसल नहीं है, सोयाबीन में फड़ी नहीं है, ये हमारे पास तरत्काल मेरा मौका देखा जाए वाले। सोयाबीन की फसल खराब होने और सरकारी बेरुखी से नाराज किसानों ने आगर मालवा में कलेक्ट्रेट दफ्तर में मुआवजे के लिए प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि इस साल फसल का जो हाल हुआ है उसके बाद परिवार पालना भी असंभव सा हो गया है। या 10 बीघा का कुछ भी नहीं बचा सर। अबे बाल बच्चा हम काहे की पालेगा? यह हालत बन गई हमारी तो गांव पचोरा। और जो नहीं मानो हमारी तो पटवारी साहब के सर्विस करवा मोकलो का हमारी फसल क्या आनिया होगी। हाँ, क्या बाल बच्चा के पालेंगे हमारे, क्या खवाड़ेंगे, क्या उसकी पढ़ाई करांगा, क्या हम खाएंगे, क्या फसल का हम किसान लोग हम कोई नौकरी तेज को हमारी नौकरी आती है। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी किसानों की मांग का समर्थन किया है और चेतावनी दी है कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। हमारे क्षेत्र में कम से कम 40 से 50 गांव ऐसे हैं जहां पर बीमा आया ही नहीं है और उसके अलावा लगभग सभी गांव ऐसे हैं जहां पर आधे अधूरे किसानों को बीमा मिला है। हमारी मांग है कि हमारे क्षेत्र के आगर, कानड़, बड़ौद तहसील के सभी किसानों को बीमे की राशि दी जाए। साथ ही हाल फिलहाल में जो अभी फसल खराब हुई है उसका 5,000 रुपये बीघा के हिसाब से मुआवजा हमारे क्षेत्र के अन्नदाताओं को दिया जाए। अगर ये दोनों मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो हम सभी कांग्रेस परिवार के लोग और इन सभी गांवों के किसानों के साथ हम लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। सोयाबीन उत्पादन में पहले पायदान पर काबिज मध्य प्रदेश में 53 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर इसकी खेती होती है। ये प्रदेश और किसानों की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा तय करता है, जिसमें फिलहाल किसान घाटे में फंसते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के आगरमालवा से कनीराम यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसलों के लिए एंथ्रोक्लोज बीमारी आपदा का रूप ले चुकी है। इससे सीहोर, देवास, आगरमालवा और हरदा के किसान बेहद परेशान हैं। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनका पुराना वादा याद दिला रहे हैं जो विपक्ष में रहते उन्होंने दिया था। किसान अब प्रति एकड़ 30,000 रुपए मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं।
किसानों ने सहकारी समितियों के माध्यम से या बैंकों के माध्यम से अपना प्रीमियम जमा कर दिया है। हाँ, प्रीमियम जमा करने के बाद सरकार चाहे तो RCB 64 जो राजस्व सेवा का नियम है उसमें किसानों को तुरंत राहत राशि प्रदान करके आगामी फसल की तैयारी के लिए किसानों को सक्षम बना सकती है, क्योंकि बीमे में तो काफ़ी लंबा समय लगेगा। अभी तो सरकार बीमा कंपनी निर्धारित नहीं कर पाई है। हम पिछले 3 दिन से लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन दे रहे हैं, पहले हमने खातेगांव दिया, कन्नौज दिया और आज फिर हमने सतवास दिया है। और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें तत्काल राहत राशि प्रदान की जाए, क्योंकि हम किसानों के पास आगामी ये जो फसल खड़ी है इस फसल को काटने के लिए पैसा नहीं है, और अगर तत्काल में सरकार ने हमें राहत राशि नहीं दी तो हम किसान उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। तो मध्य प्रदेश में फसल बीमा को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचा है, जगह जगह के किसान इसके बाबत ज्ञापन दे रहे हैं। इस पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ किसान नेता मध्य प्रदेश से केदार सिरोही जी जुड़ गए हैं। केदार जी, मध्य प्रदेश में फसल बीमा को लेकर क्या जो फाइनल टेंडर की जो प्रक्रिया है क्या वो पूरी हो गई है? जी, इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले मैं ये बता दूं कि आज मैं एज ए एक्सपर्ट की तरह आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें काफी पेच सामने नजर आ रहे हैं। जो आपने पूछा है कि टेंडर की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है क्या? बिल्कुल अभी तक पूरी नहीं हुई है। आप ऑनलाइन खुद देख लें, जो हमारे किसान देख रहे हैं ये खुद प्रधानमंत्री फसल बीमा की वेबसाइट पर जाकर देखें। अभी तक सरकार ने बीमा कंपनी का अलोकेशन नहीं किया है। कौन सी बीमा कंपनी किस सर्कल में काम करेगी ये अभी उनको अलोकेशन लेटर नहीं दिया, इसलिए ये कहना तो गलत है कि अभी उनकी प्रक्रिया पूरी हो गई। अभी प्रक्रिया मझधार में है, और इतने लंबे समय से ये मझधार में है। इस तरीके का लुका छिपी का खेल पहली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा में क्यों हो रहा है? देखिए, पूरे देश में हर राज्य में, कई राज्यों में फसल बीमा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भाजपा शासित कई राज्यों ने, जिनने इसको अच्छा माना है, उन्हें पूरी कर दी है, और जिन गुजरात ने जिसको नकार दिया है उसने इसको अलग हटा के अपना खुद का काम कर लिया है। अब मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री है उन्होंने कहा था हमने कोविड के कारण आगे बढ़ा दिए। ये कहना मुझे अभी तक लॉजिकली समझ में नहीं आया एज ए एक्सपर्ट। पहली टेंडर की प्रक्रिया हुई थी, उसमें इन लोगों ने आगे बढ़ा दिया। उस टेंडर को इनने ये कहते हुए निरस्त कर दिया है कि आपकी जो प्रीमियम की दर है वो ज्यादा है। हमारा प्रश्न फिर उसमें सामने आता है कि फिर दूसरा टेंडर हुआ, उसको भी यही कह के निरस्त कर दिया। तीसरा टेंडर हुआ, उसको भी यह कह के निरस्त कर दिया। अंततः चौथे टेंडर में अभी फाइनल नहीं हुआ, जो चर्चा हुई है, जो इनका बातचीत हुआ है, वो चौथे टेंडर में जाके फाइनल हुआ है तब जब आपके मध्य प्रदेश में 100% सोयाबीन की फसल खराब हो गई है, मूंग उड़द की फसल खराब हो गई है, दूसरी मिर्च और दूसरी फसलें खराब हो गई है, और केंद्र सरकार की तरफ से जो तारीख थी वो 18 अगस्त थी लास्ट तारीख जमा करने की प्रीमियम की। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा है ये केंद्र से गवर्न होता है, स्टेट राज्य से नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा वो ये है कि इस वक्त जब सोयाबीन की फसल खराब हो रही है, मूंग उड़द की फसल खराब हो रही है, तमाम तरह के रोग लग रहे हैं, किसान बेहाल हैं, ऐसे में जो फौरी राहत मिलनी चाहिए वो किस तहत मिलेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कृषि मंत्री दौरे भी कर रहे हैं, तो उस दौरे का आखिर क्या मकसद है? क्या वो तुरंत कोई रिलीफ दे पाएंगे? रिलीफ दे पाएंगे तो वो किस प्रावधान के तहत? क्योंकि फसल बीमा का जो सुस्त रफ्तार चली है, इसे देखते हुए तो लग नहीं रहा है कि इसके तहत किसानों को किसी भी तरह का कोई भी राहत, कुछ मुआवजा कुछ मिल पाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले 25 दिन से मध्य प्रदेश की फसलें खराब थी। आज पहली बार कृषि मंत्री जी नए कपड़े पहन के निकले हैं मैदान में। मेरा उनसे भी सुबह से ही ये प्रश्न है, और आपके माध्यम से और प्रश्न करना चाहूंगा कि वो यह क्लियर करे किसानों को कि अगर वो सर्वे कर रहे हैं तो सर्वे कर रहे हैं, इसका मतलब वो है कि RBC 64 के तहत राहत राशि देंगे। अगर RBC 64 के तहत अगर वो राहत राशि की घोषणा नहीं करते हैं या राहत राशि देने का कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आज का जो उनका दौरा है वो कोई काम का नहीं है, सिर्फ समय बर्बाद करना। इसकी बजाय तो मंत्रालय में दूसरे काम निकालते। देखिए, दो चीज हमको आज समझने की जरूरत है एज ए एक्सपर्ट।
आज किसान को भी इसका डॉक्टर बनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा का बीमा कंपनी को हर साल फायदा होता, हम लोगों को नुकसान होता है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट जो होता है, फसल कटाई प्रयोग जो होता है, वो सब किसान को मालूम है, जितने भी ये किसान हमारे देख रहे हैं। ये जब फसल पक जाएगी तब कटाई होगा, और कटाई के बाद में उसका एक निश्चित फार्मूला है। उस निश्चित फार्मूले में 7 साल में से 5 साल का औसत लेके और इंडेमनिटी निकाल के वो लोग उसका जो भी नुकसानी का आकलन होता है फसल बीमा का वो करते हैं। चाहे केदार सिरोही आ जाए, आप आ जाए, प्रधानमंत्री स्वयं आ जाए, हमारे मुख्यमंत्री आ जाए, कोई भी उसमें 1 रुपए का आगे पीछे नहीं कर सकता। वो टेक्निकली है, फार्मुलेटेड है, तो उसमें तो कोई वो नहीं है। वो 1 महीने बाद की प्रक्रिया है, तो आज से ये उसको क्यों शुरू कर रहे हैं। रहा सवाल है मध्य प्रदेश में RBC 64 के तहत पिछली सरकार ने, कमलनाथ जी की सरकार ने भी मुआवजा दिया है। यहाँ पर मैं कांग्रेस भाजपा की बात न करते हुए पूरे टेक्निकल को बता रहा हूँ। शिवराज जी खुद ने भी पहले मुआवजा दिया है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में 84 लाख किसान है। 84 लाख किसान में से मुझे लगता है मात्र 20 लाख किसान फसल बीमा करा पाएंगे। तो बाकी जो किसान बचे हैं, जो गरीब तबका है, जो छोटा है, जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, जिनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं फैसिलिटी को, और जिनके पास अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा ऐच्छिक कर दिया है। तो ऐसे समय में उन किसानों को जो गरीब है, जो पिछड़ चुका है, उसको सहयोग देने के लिए RBC 64 के तहत नियम है, उसके तहत दे सकती है। बस सरकार का बिल पावर होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए और किसानों के प्रति सोच होना चाहिए। अब मैं आपको तो यानी ये समझा जाए कि अगर सरकार चाहे, नियत सही है, तो RBC 64 के तहत उन्हें फौरी तौर पर राहत मिल सकती है और आगे चलकर क्या बीमा का भी लाभ ले सकेंगे। लेकिन अगर ले सकेंगे तो किस आधार पर, क्योंकि अभी तक कंपनियां तय नहीं हुई हैं और इतना नुकसान देखकर कौन सी इंश्योरेंस कंपनी आगे आएगी, क्योंकि अंततः जो कंपनियां हैं वो तो प्रॉफिट के लिए, वो तो बिजनेस के लिए काम कर रही हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा चीज पूछा है। हमारा जो कृषि मंत्रालय है वो हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश की जो कहावत है, रात भर दौड़े और सुबह बाड़े में दिन उगाया। इनने पूरी 1 महीने की प्रक्रिया लगाई, 4 बार टेंडर निरस्त किए और पूरे एक तो किसानों को घाटे में दिया है और राज्य सरकार को घाटे में डाल दिया। देखिए, इसमें एक तरीके का एग्रीमेंट इन लोगों ने किया है कि अगर जो टोटल प्रीमियम किसान ने, जो ग्रॉस प्रीमियम जिसको कहते हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और किसान तीनों ने जो संयुक्त रूप से जो प्रीमियम भरा है, मान लीजिए 7,000 रुपया उनने प्रीमियम भरा है प्रति हेक्टेयर का, तो उस प्रीमियम का अगर 10% ज्यादा अगर नुकसानी आती है तो वो राज्य सरकार भरेगी। मतलब 7,700 रुपए से ज्यादा अगर कोई प्रीमियम 1 रुपया भी आता है तो वो राज्य सरकार के खाते में जाएगा। और दूसरी सबसे इसमें बड़ी बात यह है कि सरकार ने इसमें प्रीमियम में भी अगर पहली बार में अगर टेंडर पास कर देती तो आज की तारीख में ये सरकार के ऊपर आपदा नहीं आती। ऐसे समय पे आपदा नहीं आती जब आपको 600 करोड़ रुपए लेके तनख्वाह बांटनी पड़ रही हो, आपके मध्य प्रदेश की माली हालत हो। और सबसे बड़ा बात एक और अभी कंफ्यूजिंग इस फसल बीमा में आया है कि आज की तारीख में, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, सभी किसानों को जरूर सुनना चाहिए, कि सारी जो लैंड है जब से किसान सम्मान निधि हुई है तब से वो आधार से लिंक हो चुकी है। मतलब आपकी एक जमीन है वो आधार से लिंक है, मगर मध्य प्रदेश में किसानों के 2 बैंकों में खाते हैं। एक कॉमर्शियल में है जिससे KCC लेता है और दूसरी सहकारी बैंक है जिसमें से वो अपना अदान है वो लेता है, इनपुट ले रहा है। तो वैसी स्थिति में आज की तारीख में किसान जो है वो दोनों जगह से बीमा कट रहा है उसका, तो उसका एक जगह से बीमा कटना चाहिए। इस पे सरकार ने अभी तक क्लियरिटी नहीं दी है, क्योंकि जब क्लेम मिलेगा तो किसान जी। एक और बात बताएं कि जैसे मिर्च के किसान हैं, आप मालवा इलाके की बात करें तो वहाँ 80% नुकसान हो गया है मिर्च के किसानों को। ये जो क्रॉप है, ये फसल अभी तक नोटिफाई भी नहीं हुई है, तो ऐसे में इनको किस तरह की राहत मिल पाएगी? और जो टाइमिंग है वो इतनी गड़बड़ा चुकी है, तो आखिर किसानों का, अगर हम सुरक्षा कवच को लेकर भविष्य की बात करें तो क्या है भविष्य? और दूसरी बात कि बैंक तो लगातार प्रीमियम काट रहा है पुराने ढर्रे के हिसाब से, तो जो जब तक बीमा कंपनी तय नहीं हुई है, फसल तय नहीं हुई है, प्रीमियम की दरें तय नहीं हुई है, तो आगे ये किस तरह से काम करेगी? और जो ये लोगों ने अपनी किश्त कटवाई है उसका फिर जो ब्याज बन रहा है उसका क्या?
देखिए, आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा कहा है, इस और किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है, इवन मध्य प्रदेश की सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। जबकि मध्य प्रदेश का जो मालवा इलाका है वो मिर्ची के लिए बड़ा फेमस है। हम लोग पूरे भारत को मिर्ची यहाँ सप्लाई करते हैं और मिर्ची की लागत है वो बहुत ज्यादा है। आज की तारीख में जो मालवा निमाड़ जो मिर्ची का हब है मध्य प्रदेश का, उसमें सही कह रहे हैं आप 80% वायरस के कारण मिर्च खराब हो गई है, नोटिफाइड नहीं है, उसका बीमा नहीं हुआ। अब ऐसे समय में किसानों को आरबीसी 6-4 कहते हैं, सरकार ने तुरंत उन लोगों को राहत राशि देनी चाहिए। इसलिए राहत राशि देनी चाहिए उनको कि लॉकडाउन में ये सब्जी वाले किसान हैं, इनकी लॉकडाउन में कमर टूट चुकी थी, पहले से ही मार वो खाए हुए थे। अब मिर्च में अगर उनको दोहरी मार पड़ी तो ये जो छोटे किसान है, छोटी खेती वाले किसान है, जो फल बागान और सब्जी की खेती करते हैं, इनकी पूरी व्यवस्था टूट जाएगी। दूसरा जो आपका प्रश्न था उसमें बैंक दिनों दिन काट रही है। अभी तक सबसे बड़ा प्रश्न ये आ रहा है कि बैंक के पास स्केल ऑफ फाइनेंस के आधार पे वो काट रही है। बीमा कंपनी के साथ हमारी टर्म एंड कंडीशन फाइनल नहीं हुई है। अब नोटिफाइड क्रॉप का होगा कि नहीं होगा, किस उसका स्केल ऑफ फाइनेंस का कितना % हो रहा है, ये तमाम तरह का एक टेंटेटिव बैंक ने काटा है। फाइनल होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जितना एग्रीमेंट होगा उतना बैंक एक मुश्त जमा कर देगी, बाकी जो है वो किसानों के खातों में तुरंत लौटा देना चाहिए। ये मुझे ऐसा इसका टेक्निकल पॉइंट दिखता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केदार जी, इन तमाम टेक्निकल पॉइंट्स को सामने रखने के लिए, एनालिसिस और जो पेज हैं उनको सामने रखने के लिए। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये जो तमाम मुद्दे इस बातचीत में सामने आए हैं उन पर गौर फरमाएगी राज्य सरकार और जो संबंधित अधिकारी हैं और किसानों को सही मायनों में सुरक्षा कवच मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। हरियाणा विधानसभा के एक दिन के मॉनसून सत्र में केंद्र के कृषि अध्यादेशों का मुद्दा उठा। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने इन अध्यादेशों को प्रदेश के किसानों के खिलाफ बताया और विधानसभा में इन पर चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ने उनके प्रस्ताव को केंद्र का विषय बताकर खारिज कर दिया। इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए अभय चौटाला ने कहा कि कृषि राज्य का विषय है और सदन ने इस पर चर्चा न करके देश के संघीय ढांचे पर सवाल खड़ा कर दिया है। हालांकि स्पीकर ने अभय चौटाला को अगले सत्र में इस मुद्दे को उठाने के लिए कहा। अभय चौटाला ने किसानों के मुद्दों को लेकर राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार पर तीखा हमला बोला है। 12 प्रस्ताव दिए हुए थे, 12 कॉलिंग अटेंशन दे रखी थी, 12 के 12 महत्वपूर्ण थे। जो सबसे ऊपर मैंने रखा था वो किसान से जुड़ा हुआ मामला था। मैंने उसमें कहा था कि जो ये 3 अध्यादेश आ रहे हैं, इन अध्यादेश को केंद्र की सरकार लागू करे उससे पहले इस पे यहाँ चर्चा हो और इस पे चर्चा करके यहाँ से हाउस से विधायकों की भावनाओं को लोकसभा तक भेजना चाहिए। इस प्रस्ताव के ऊपर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जब सेशन आगे बुलाएंगे उन पे चर्चा करेंगे। हरियाणा विधानसभा में केंद्र के कृषि अध्यादेशों पर दिए गए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इनेलो नेता अभय चौटाला के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश सरकार ने ना तो प्रदेश के भीतर केंद्र के 3 अध्यादेशों को लागू किया है और ना ही सरकार के पास केंद्र से कोई दिशा निर्देश ही आए हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री के इस दावे पर किसान नेता सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के मंडी बोर्ड ने 20 अगस्त को इससे जुड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि एपीएमसी एक्ट की मंडियों में अब आगे से इन्हीं अध्यादेशों के हिसाब से काम किया जाएगा। अब किसान नेता प्रदेश सरकार से स्थिति को साफ करने की मांग कर रहे हैं। जो भी लेटर है ये साफ इससे शो होता है कि हरियाणा मार्केटिंग का जो बोर्ड है उन्होंने एपीएमसी की जो भी होती मंडियां हैं उनको ये ऑर्डर ऑलरेडी हो चुके हैं कि अब अध्यादेश के अनुसार ही काम होगा। तो अब ये बात समझ हमारे नहीं आई कि एक और तो जो उप मुख्यमंत्री जी वो बोल रहे हैं कि सेंटर सरकार से हमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई भी हमें इंस्ट्रक्शन हमारे पास नहीं आया, और दूसरी ओर हरियाणा का जो मार्केटिंग का बोर्ड है वो एपीएमसी की मंडियों को ये बोल रहा है कि अब जो भी आगे का होगा, जो भी एग्रीकल्चर के ट्रांजैक्शन होंगे वो जो अध्यादेश है उसके अनुसार होंगे।
तो हमारी उप मुख्यमंत्री जी से ये विनती है, रिक्वेस्ट है कि वो ये जो इसमें एम्बिग्यूटी है स्टेटमेंट में, उसको थोड़ा सा साफ करें। केंद्र के अध्यादेशों को लागू करने वाले मंडी बोर्ड के आदेश पर कृषि विभाग के अधिकारी कुछ भी साफ साफ कहने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन मंडी बोर्ड के अधिकारी ये मान रहे हैं कि 20 अगस्त को इससे जुड़ा आदेश जारी किया गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से हरियाणा विधानसभा के सत्र की कार्यवाही में कृषि संबंधी अध्यादेशों को लेकर ये बयान दिया गया कि हरियाणा सरकार ने अभी इन अध्यादेशों को राज्य में लागू नहीं किया है, न ही केंद्र की तरफ से इन अध्यादेशों को लेकर कोई रूल और रेगुलेशन उनके पास आए हैं। लेकिन हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की माने तो उनकी तरफ से 20 अगस्त को ही इस संबंध में ऑर्डर लागू कर दिया गया है। जब हमने कृषि संबंधी अधिकारियों से इस संबंध में बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस पूरे मसले से अपना पल्ला झाड़ दिया। उनका कहना है कि मंडी बोर्ड उनके अधीन नहीं है, तो ऐसे में आप उन अधिकारियों से बात करें। वहीं मंडी बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि जो ऑर्डिनेंस 5 जून को केंद्र सरकार लेकर आई थी, जो तीनों ऑर्डिनेंस है, उस संबंध में 19 तारीख को ही जो मंडी बोर्ड है उनकी तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया था। यानी कि 20 तारीख का जो ये ऑर्डर है उस संबंध में ये माना है कि तीनों अध्यादेशों को हरियाणा में लागू किया जाएगा। ऐसे में मंडी बोर्ड हरियाणा सरकार के अधीन ही आता है, तो हरियाणा सरकार क्यों इस बात को मानने से इनकार कर रही है कि उन्होंने इस संबंध में अध्यादेश को लागू करने का आदेश दे दिया है। यही कारण है कि हरियाणा के किसान राज्य सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि इन तीनों अध्यादेशों को लेकर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। बहरहाल किसानों की तरफ से 10 सितंबर को पिपली में इन तीनों अध्यादेशों के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कैमरामैन शरद के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर। किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।